बिना वक्त गवाए शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 ये और अगले आधे घंटे आपको रूबरू करवाएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से। पहली बड़ी खबर है यासीन भटकल की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई। देश में कई बम धमाकों का मास्टरमाइंड और इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी यासीन भटकल को गिरफ्तार कर लिया गया है। यासीन को भारत नेपाल बॉर्डर पर बिहार के रक्सौल के पास से गिरफ्तार किया गया। एनआईए समेत दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के ज्वाइंट ऑपरेशन में वो पकड़ा गया है। देश में कई बम धमाकों का मास्टरमाइंड और इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी यासीन भटकल को गिरफ्तार कर लिया गया है। यासीन को भारत नेपाल बॉर्डर पर बिहार के रक्सौल के पास से गिरफ्तार किया गया। एनआईए समेत दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के ज्वाइंट ऑपरेशन में वो पकड़ा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने बताया कि रियाज भटकल की गिरफ्तारी के बाद उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। पूछताछ से कई खुलासे हो सकते हैं। कल रात में यासीन भटकल हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज के सोर्सेज से पकड़ा गया है और अभी बिहार पुलिस के अंडर है, इंट्रोगेशन चला है। अभी तक तो इतना ही है, लेकिन वो पकड़ा गया ये बात सही है। नेपाल बॉर्डर पर बिहार के रक्सौल के पास से गिरफ्तार इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी यासीन भटकल को मोतिहारी कोर्ट में पेश किया जाने वाला है। यहां उससे कई घंटे तक पूछताछ भी हुई। एनआईए, आईबी और दिल्ली पुलिस की टीम ने उससे लंबी पूछताछ की है। यासीन भटकल की गिरफ्तारी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की एक बड़ी कामयाबी है। उसे गिरफ्तार करने के पीछे इंटेलिजेंस ब्यूरो और एनआईए की कड़ी मेहनत है। वहीं अमेरिका खुफिया एजेंसी एफबीआई ने इस बारे में अहम इनपुट्स दिए। पिछले दिनों गिरफ्तार आतंकी अब्दुल करीम टुंडा की जानकारी के आधार पर ही यासीन भटकल की गिरफ्तारी हो पाई है। टुंडा ने नेपाल बॉर्डर पर भटकल के छिपने के 3 ठिकानों के बारे में बताया था। इसी जानकारी के आधार पर यासीन भटकल को दबोच लिया गया। यासीन भटकल के साथ एक और खूंखार आतंकवादी अब्दुल्ला अख्तर उर्फ हाड़ी भी पकड़ा गया है। अख्तर आजमगढ़ का रहने वाला है और उसका काम इंडियन मुजाहिदीन के लिए बम प्लांट करना था। यासीन और अब्दुल्ला की गिरफ्तारी से इंडियन मुजाहिदीन के उसे बड़ा झटका लगा है। यासीन के साथ उसका भाई रियाज भटकल भी गिरफ्त में आ सकता था, लेकिन वो बच निकला। दरअसल यासीन अपने भाई रियाज से मिलने ही नेपाल बॉर्डर आया था, लेकिन रियाज को भनक लग गई कि सुरक्षा एजेंसियां पीछे पड़ी हैं, इसीलिए वो मौके पर पहुंचा ही नहीं और गिरफ्त में आने से बच गया। यासीन भटकल इंडियन मुजाहिदीन के संस्थापक सदस्यों में से एक है। एनआईए ने यासीन भटकल पर 10 लाख का इनाम रखा था। यासीन का जन्म कर्नाटक के भक्तल गांव में हुआ था, लेकिन पिछले कई सालों से वो नाम और चेहरा बदलकर अलग अलग जगहों पर रह रहा था। पिछले कुछ सालों में देश में जितने भी धमाके हुए उसमें से ज्यादातर यासीन भटकल ने ही कराए। माना जा रहा है कि यासीन भटकल 10 प्रमुख धमाकों का सूत्रधार है। यासीन भटकल उसके खिलाफ देश के 12 राज्यों में केस दर्ज हैं। हाल में हुए बोधगया ब्लास्ट में भी यासीन भटकल मुख्य आरोपी है। बताया जा रहा है कि यासीन और रियाज भटकल त्योहारों के दौरान दिल्ली, मुंबई समेत देश के कई शहरों में सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहे थे। हालांकि यासीन पकड़ में आ गया है, लेकिन रियाज और उसकी टीम के दूसरे लोग गिरफ्त में नहीं आए हैं, इसलिए आतंकी हमले का खतरा खत्म नहीं हुआ है। इसी साल 7 जुलाई को बोधगया के ऐतिहासिक महाबोधि मंदिर पर हुए आतंकी हमले के पीछे भी यासीन भटकल का ही हाथ था। महाबोधि मंदिर परिसर में एक के बाद एक कई ब्लास्ट हुए थे। हालांकि इसमें कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन इस धमाके से पूरा देश सन्न रह गया था। यासीन भटकल साल 2008 में अहमदाबाद में हुए 17 सीरियल बम ब्लास्ट का सूत्रधार माना जाता है। इन धमाकों में 29 लोगों की जान गई। इसी साल सूरत, बेंगलौर और जयपुर में हुए धमाकों का भी वो मास्टरमाइंड था। जयपुर में 63 लोगों की मौत हुई थी। वहीं दिल्ली में हुए 5 धमाकों में उसका भी हाथ था, जिसमें 21 लोग हताहत हुए थे। यासीन भटकल साल 2010 में देश में हुए 2 बड़े बम ब्लास्ट का भी मास्टरमाइंड था। बनारस के घाट पर हुए हमले और बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए ब्लास्ट के पीछे उसी की भूमिका थी। मुंबई में साल 2011 में हुए बम ब्लास्ट का भी मास्टरमाइंड यासीन भटकल ही था। इन धमाकों में 26 लोगों की मौत हो गई थी, 130 से ज्यादा जख्मी हुए थे। साथ ही वो पुणे में हुए धमाके का भी सूत्रधार था। इसी साल हैदराबाद और बेंगलोर में हुए बम धमाकों के पीछे भी यासीन भटकल की ही साजिश थी। पिछले महीने 7 जुलाई को बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर में हुए 9 बम धमाकों के पीछे भी भटकल का ही हाथ बताया जाता है। यासीन भटकल को दरभंगा मॉड्यूल का मास्टरमाइंड भी माना जाता है। कर्नाटक का रहने वाला भटकल दरभंगा में युवकों को बहला फुसलाकर आतंकवाद के दलदल में धकेल देता था। दरभंगा में यासीन डॉक्टर इमरान के नाम से रहता था और नेपाल आता जाता रहता था।
नाबालिग के यौन शोषण के आरोपों से घिरे आसाराम बापू ने एक बार फिर खुद को बेकसूर बताया है। अब तक इशारों में इस पूरे मामले को राजनीतिक साजिश बताने वाले आसाराम ने अब खुलकर इसे कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी की साजिश करार दिया है। और क्या आपको बताऊं, मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मेरे को लोग बताते हैं कि मैडम के इशारे से उनके सुपुत्र के ये सब हो रहा है। मैं कहा ठीक है भाई, करने दो जो भी करते हैं। सोनिया और राहुल पर आरोपों के तीर बरसाने वाले आसाराम बापू दूसरे राजनीतिक दलों और मीडिया पर भी भड़के। उन्होंने कहा कि मेरे सपोर्ट में कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं है, मीडिया मुझे परेशान न करे। नहीं, कोई मेरे बचाव में नहीं, गलत बात है। मेरे बचाव में कोई पार्टी नहीं है। आप मुझे सताने की कोशिश मत करिए, मैं तस्वीर में आ जाऊंगा। आसाराम बापू मीडिया पर भड़के तो उनके समर्थक पत्रकारों से भिड़ गए। भोपाल एयरपोर्ट पर जैसे ही कवरेज के लिए मीडिया पहुंचा, आसाराम के समर्थकों ने पत्रकारों के साथ धक्का-मुक्की शुरू कर दी। इस दौरान आसाराम समर्थकों और पत्रकारों के बीच झड़प भी हो गई। अब तक आसाराम बापू के बचाव में दिख रही बीजेपी ने भी उनसे किनारा कर लिया है। चुनाव अभियान समिति में चेयरमैन नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया कि कोई भी आसाराम के बचाव में बयान न दे। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से बात कर मोदी ने पार्टी के सभी प्रवक्ताओं और नेताओं को इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। जोधपुर पुलिस के सामने पूछताछ के लिए आसाराम बापू को 30 अगस्त तक हर हाल में पेश होना है, लेकिन इस बीच आसाराम ने पेशी के लिए थोड़ी और मोहलत मांगी है। उन्होंने जोधपुर पुलिस को एक खत लिख करके कहा है कि पूछताछ के लिए 20 दिन का और वक्त दिया जाए। जोधपुर पुलिस के डीसीपी अजयपाल सिंह लांबा ने कहा कि आसाराम बापू को पूछताछ के लिए और वक्त दिया जाए या नहीं, इस पर 30 अगस्त को ही फैसला होगा। 30 अगस्त तक ही आसाराम के पास जोधपुर पुलिस के सामने पेश होने की डेडलाइन है। आसाराम बापू ने एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें कुछ समय एक्स्ट्रा की उन्होंने कही है। उनके द्वारा दिए गए एप्लीकेशन को देखने के बाद उस पर कुछ विचार करेंगे और एक्स्ट्रा समय देना है या नहीं वो 30 तारीख को ही निर्णय करेंगे। नाबालिग से यौन शोषण के आरोपी आसाराम बापू का बचना मुश्किल दिख रहा है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर है कि अगर आसाराम ने 30 अगस्त तक जोधपुर पुलिस के सामने सरेंडर नहीं किया तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाले की गायब हुई फाइलों को लेकर केंद्र सरकार को दरकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आखिर गायब फाइलों को लेकर अब तक एफआईआर क्यों नहीं करवाई गई। कोर्ट ने यह भी कहा कि फाइलें गायब हो रही हैं और आप कुछ नहीं कर रहे। कोयला घोटाले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच में तेजी लाने को कहा है। सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट सौंपी तो अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है कि अभी गाड़ी पहली गियर में ही चल रही है। जज ने सीबीआई से जल्द जांच पूरी करने को कहा। लोकसभा में फूड सिक्योरिटी बिल पास करने के बाद अब केंद्र सरकार ने जमीन अधिग्रहण बिल पास कराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। आज लोकसभा में इस बिल पर चर्चा होने की उम्मीद है। भूमि अधिग्रहण बिल के मुताबिक सार्वजनिक हित के लिए ली गई जमीन की कीमत बाजार मूल्य से ज्यादा होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में 4 गुना और शहरी क्षेत्र में 2 गुना मुआवजा देने का प्रस्ताव है। साथ ही किसानों के लिए मुआवजे की नई दरें तय होंगी। भूमि अधिग्रहण बिल कानून बनने के बाद 1894 के भू अधिग्रहण कानून का ये जगह ले लेगा। इस बिल को साल 2011 में ही लोकसभा में पेश किया गया था। इस बिल के मुताबिक अब जमीन अधिग्रहण के पहले उस इलाके के 70 से 80% लोगों की सहमति जरूरी होगी। आरटीआई कानून पर संशोधन बिल पर भी आज लोकसभा में चर्चा हो सकती है। दरअसल केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा था कि राजनीतिक दल आरटीआई के दायरे में आते हैं और इसी आदेश को पलटने के लिए आरटीआई संशोधन बिल पहले ही केंद्रीय मंत्री नारायणसामी लोकसभा में पेश कर चुके हैं। लगातार गिरावट के बाद आज रुपया कुछ समझा है। बुधवार को $1 की कीमत 68 रुपये 80 पैसे तक पहुंच गई। हालांकि आज रुपये में काफी सुधार हुआ और 67 रुपये 84 पैसे तक पहुंचा। राज्यसभा में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने माना कि देश की अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कारणों के चलते ऐसा हो रहा है। प्रधानमंत्री शुक्रवार को खस्ता अर्थव्यवस्था पर बयान। और उधर रुपये की लगातार गिरती सेहत का मुद्दा आज लोकसभा में भी गूंजा। संकट के दौर से गुजर रही अर्थव्यवस्था को लेकर बीजेपी और लेफ्ट के सांसदों ने सदन में जमकर हंगामा किया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित हुई। गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी चुनाव प्रचार समिति के मुखिया नरेंद्र मोदी थोड़ी देर बाद दिल्ली पहुंचने वाले हैं। दरअसल पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने एक जिनन पार्टी का आयोजन किया है, जिसमें मोदी शामिल होने के लिए दिल्ली आ रहे हैं।
दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले पूर्वांचल के मतदाताओं को लुभाने के लिए बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है। बीजेपी ने कहा कि दिल्ली की सत्ता में आने पर उनकी पार्टी छठ पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा के लिए आज पार्टी की अहम बैठक है। यूपी के बाराबंकी में 84 कोसी परिक्रमा के दौरान हुई गिरफ्तारी के विरोध में वीएचपी और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जेल के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। गिरफ्तार किए गए वीएचपी कार्यकर्ताओं ने जेल के अंदर भूख हड़ताल भी की। पुणे के समाजसेवी डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में पुलिस ने गोवा से एक शख्स को हिरासत में लिया है। संदीप शिंदे नाम का ये शख्स सनातन साधक है। दाभोलकर अंधविश्वास के खिलाफ मुहिम चलाते रहते हैं और उनका विरोध कुछ संगठन करते हैं। नोएडा के सेक्टर 27 के गेस्ट हाउस में हुई लड़की की हत्या के मामले में उसके प्रेमी को पकड़ने के लिए 11 पुलिस वालों की टीम महाराष्ट्र के लिए रवाना हो गई है। लुबना नाम की ये लड़की अपने प्रेमी शहबाज के साथ गेस्ट हाउस में ठहरी थी। बाद में लुबना की लाश कमरे में मिली, जबकि उसका बॉयफ्रेंड फरार हो गया था। लुबना मूल रूप से कानपुर के बुर्रा की रहने वाली है और वो नोएडा में फैशन डिजाइनर के तौर पर काम करती थी। बताया जा रहा है कि मुंबई के रहने वाले शहबाज के साथ उसकी फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। जिस तरह से शहबाज मौके से फरार हो गया है, शक की सुइयां उसी की तरफ घूम रही हैं। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम सियांग जिले में मासूम बच्चियों से रेप की खबर सामने आने के बाद लोगों ने खूब हंगामा किया। सड़क जाम कर लोगों ने जमकर आगजनी की। यहां एक हॉस्टल के वार्डन पर 14 नाबालिग लड़कियों के साथ रेप करने का आरोप लगा है, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। हॉस्टल की कुछ छात्राएं किसी तरह हॉस्टल से निकलकर लिकावाली पुलिस स्टेशन पहुंची और वहां पूरा वाकया सुनाया। बताया जाता है कि वार्डन पिछले 3 साल से लड़कियों का यौन शोषण कर रहा था। हंगामा बरपता तो पुलिस ने आरोपी और वार्डन विपिन बिस्वांत को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई के कल्याण स्टेशन पर नाबालिग लड़की से दोस्ती कर उसके साथ रेप करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुफियान शेख नाम के इस लड़के ने ट्रेन के इंतजार में खड़ी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर बगल के एक लॉज में ले जाकर रेप किया। नोएडा के जिला अस्पताल में एक बच्चे की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। मौत से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। हंगामा शांत करवाने गए चौकी इंचार्ज ने परिजनों की पिटाई कर दी। गुड़गांव में गैंगरेप के बाद 10 साल की बच्ची की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये बच्ची 3 दिन पहले घर से लापता हो गई थी। रेप और हत्या का आरोप बच्ची के ही 2 रिश्तेदारों पर लगा है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पंजाब पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर लूटपाट के मामले में गिरफ्तार हुआ है। पटियाला पुलिस ने फकीर चंद नाम के इस सब इंस्पेक्टर के गिरोह का खुलासा किया है। फकीर चंद अपनी 2 महिला साथियों की मदद से लोगों को लूटने का काम करता था। गोवा के पणजी में कॉलगर्ल्स के साथ रंगरलियां मनाते पकड़े गए समाजवादी पार्टी के विधायक महेंद्र कुमार सिंह को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। अपने विधायक की करतूत से शर्मसार समाजवादी पार्टी को आखिरकार कड़ा रुख अपनाते हुए उन्हें निलंबित करना पड़ा। दरअसल गोवा पुलिस ने यूपी से समाजवादी पार्टी के विधायक महेंद्र सिंह को एक होटल से 6 कॉलगर्ल्स के साथ पकड़ा था। विधायक के साथ 5 और लोग थे। इन सब पर जिस्म फरोशी के कानून के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया। मुंबई में महिला पत्रकार के साथ हुए गैंगरेप मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों को पुलिस शक्ति मिल कंपाउंड ले गई। अपराध की कड़ियों को जोड़ने के लिए पुलिस ने वारदात के दिन की पूरी घटना को रिक्रिएट किया। 22 अगस्त को शक्ति मिल में ही महिला पत्रकार से गैंगरेप हुआ था। मुंबई गैंगरेप पर अभिनेत्री और बीजेपी नेता हेमा मालिनी ने कहा कि महिलाओं को अपनी रक्षा खुद करनी होगी, उन्हें बचाने भगवान नहीं आएंगे। Protect yourself. There is nobody else is going to come. Like in Draupadi, this is all the time Draupadi was depending on Lord Krishna and he was always coming and helping. Now today we are not so spiritually evolved that Lord will come and help you. You have to protect yourself. मुंबई के नाला सोपारा इलाके में एक निजी बैंक की कैश वैन से 2 करोड़ की लूट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। लुटेरे हरे रंग की क्वालिस कार में सवार होकर आए और जैसे ही कैश वैन से कैश निकालकर बैंक में ले जाया जाने लगा, लुटेरों ने धावा बोलकर 2 करोड़ रुपए लूट लिए। मेरठ में एटीएम मशीन तोड़कर उसमें से पैसे लूटने की कोशिश करने वाले बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि उसका एक साथी फरार होने में कामयाब रहा। इससे पहले एकाई एटीएम में लूट की कोशिश कर चुके हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में क्राइम ब्रांच की टीम ने 1,85,000 के नकली नोटों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। पुलिस इनसे पूछताछ कर इनके गिरोह के दूसरे सदस्यों के बारे में पता करने में जुटी है। गुड़गांव पुलिस ने हुक्काबार पर छापा मारकर 20 से ज्यादा छात्र छात्राओं को पकड़ा है। यहां पूल स्नूकर की आड़ में अवैध रूप से हुक्काबार जलाया जा रहा था। पुलिस ने मौके से पकड़े गए छात्र छात्राओं के परिजनों को जानकारी देकर उन्हें उनके सुपुर्द कर दिया।
गुड़गांव में फ्लेवर्ड हुक्का बार पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। इसके बावजूद ये हुक्का बार चलाया जा रहा है। मौके से करीब 1 दर्जन हुक्के और फ्लेवर्ड तंबाकू जब्त किया गया है। पुलिस ने बार के संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। वाराणसी में गंगा का कहर देखने को मिला। निचले इलाकों में बसी 2 दर्जन कॉलोनियों में गंगा का पानी घुसने से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के बहराइच में घाघरा नदी के बहाव को रोकने के लिए बनाया गया आदमपुर रेवली बांध पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि इस बांध का 30 मीटर से ज्यादा लंबा हिस्सा नदी में समा गया है। इसे ठीक करने का काम तो चल रहा है, लेकिन जल्दी ये ठीक नहीं हुआ तो 300 गांव में पानी भर जाएगा। बलिया जिले के करीब 200 गांव बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ की भयावह स्थिति को देखते हुए जल्दी ये ठीक नहीं हुआ तो 300 गांव में पानी भर जाएगा। बलिया जिले के करीब 200 गांव बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ की भयावह स्थिति को देखते हुए प्रशासन के हाथ पांव भी फूले हुए हैं। गंगा में आए उफान के चलते बलिया के सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में है। पटना से आई एनडीआरएफ की टीम बाढ़ में घिरे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में लगी हुई है। साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में खाने के पैकेट और राहत सामग्री भेजने का काम भी जारी है। मुगलसराय में भी हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। हर गली हर घर के बाहर पानी है। आगरा में चंबल और यमुना नदी खतरे के निशान से पहुंच गई है, जिसके चलते दर्जनों गांव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। इन गांव में आने जाने के रास्ते बंद हो गए हैं। उधर बिहार के भोजपुर के 4 प्रखंड शाहपुर, बड़हरा, कोइलवर और आरा भयंकर बाढ़ की चपेट में है। पिछले 2 दिन से यहां बाढ़ की स्थिति और भयावह हो गई है। वहीं छत्तीसगढ़ के कसडोल में भी 48 घंटे से हो रही बारिश की वजह से लोगों के घरों में पानी घुस गया है। प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिलने से लोगों में काफी नाराजगी है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने के लिए राज्यपाल राम नरेश यादव हालात देखकर फूट फूट कर रो पड़े। सर्किट हाउस के बाहर रोते हुए उन्होंने अधिकारियों को बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए निर्देश दिए। राजस्थान के उदयपुर में कर्मचारियों की लापरवाही के चलते एमबी हॉस्पिटल में पानी भर गया। मरीजों के वार्ड तक 2-2 फीट तक पानी जमा हो गया। असम की राजधानी गुवाहाटी में डेंगू ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। अब तक डेंगू के 17 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 1 मरीज की मौत हो चुकी है। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में आजमगढ़ के सांसद रमाकांत यादव का भतीजा और भांजा भी शामिल है। मध्य प्रदेश के इंदौर में मां बेटे की खुदकुशी का सनसनीखेज मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि महिला ने पहले अपने 5 साल के बेटे को फांसी लगाई और फिर खुद भी फांसी के फंदे पर झूल गई। दिल्ली में एक महिला ने अपने पति पर आरोप लगाया कि उसने उसे प्यार में धोखा देकर उसका एमएमएस बनाया और फिर उसे ब्लैकमेल किया गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी की शादी महिला से करा दी, लेकिन आरोपी ने अपनी पत्नी को फिर से जिस्म फरोशी के धंधे में ढकेल दिया। नोएडा में इंडियन मुजाहिदीन के नाम पर एक डॉक्टर को जान से मारने की धमकी देने और 30 लाख रुपए मांगने के आरोप में क्राइम ब्रांच की टीम ने बीएसएफ के एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर पवन कुमार, बीएसएफ के सिपाही और दिल्ली पुलिस के एक सिपाही को गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर में एक शख्स ने पड़ोस में रहने वाले 2 मासूम बच्चों की गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी के बच्चों की हत्या जादू टोना के चलते हुई थी। कानपुर के उर्सुला हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने एक दिन की हड़ताल की। दरअसल 24 अगस्त को कानपुर के एसएसपी ने हॉस्पिटल के अधीक्षक समेत 4 डॉक्टर्स को फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने के आरोप में गिरफ्तार किया। झूठी प्लेट नहीं उठाने से नाराज होकर यूपी के शामली में एक शख्स ने एक बच्चे की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में एक बेरहम मां ने अपने 11 साल के बेटे की गला रेत कर हत्या कर दी। बेटे की हत्या के बाद उसने खुद के हाथ की नस भी काट ली। बिहार के सीतामढ़ी में एक गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पंचायत के मुखिया के बेटे और उसके साथियों पर नाबालिग से गैंगरेप का आरोप लगा है। पुलिस पर आरोप है कि मुखिया के रसूख के चलते अब तक मामला दर्ज नहीं किया गया। यूपी के कन्नौज में बैंक खाता खुलवाने को लेकर बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। देखते ही देखते पूरे कस्बे में आगजनी और पथराव होने लगा। पीएससी के पहुंचने के बाद मामला शांत हुआ। झारखंड में जमशेदपुर के बालीगुमा गांव में आपसी विवाद में गोलियां चल गईं। झड़प के दौरान गोली लगने से एक महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। लखनऊ में पुलिस ने नाका इलाके में हुई लूट की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस ने 9 लाख की लूट का खुलासा करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक लूट की साजिश में एक पूर्व खुफिया विभाग के एक कर्मचारी का बेटा भी शामिल है।
झारखंड की एक लड़की को यूपी के शामली में बेचने का मामला सामने आया है। रांची से अपने मामा के घर जाने के लिए निकली इस लड़की को अमन अंसारी नाम के लड़के ने धोखे से शामली ले गया और वहीं उसे बेचने की कोशिश की। हज यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। झारखंड सरकार ने यात्रियों को मौसम की मार से बचाने के लिए रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के पुराने टर्मिनल को हज टर्मिनल घोषित करने का फैसला किया है। हज यात्रा 15 सितंबर से शुरू हो रही है। बिहार के हाजीपुर के विकलांग इंटरनेशनल बैडमिंटन खिलाड़ी राकेश कुमार को इस बार बिहार खेल सम्मान समारोह में शामिल होने से वंचित कर दिया गया है। राकेश इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। असम राइफल्स में तैनात एक शहीद सैनिक का शव नहीं मिलने पर उसके परिजनों ने मुजफ्फरपुर के आईजी से गुहार लगाई है। बिहार के वैशाली जिले के पारू गांव का सैनिक राजकुमार पासवान अरुणाचल प्रदेश में तैनात था और सोमवार को फोन पर अधिकारियों ने फोन पर उसकी मौत की खबर दी थी। मुंबई के वली इलाके में दही हांडी महोत्सव का जश्न देखा जा रहा है। गोविंदा की अलग अलग टोलियां दही हांडी फोड़ने में लगी हैं, वहीं लोग भक्ति के रंग में सराबोर हैं। मुंबई के वर्ली में दही हांडी महोत्सव के दौरान गायिका उषा उत्थुप भी पहुंची। उन्होंने अपने गाने से दही हांडी फोड़ने के लिए पहुंची मंडलियों का खूब जोश बढ़ाया। महंगाई और प्याज की बड़ी कीमतों का असर भी दही हांडी महोत्सव में देखने को मिला। मुंबई के दादर में दही हांडी की सजावट प्याज की मालाओं से की गई थी। मुंबई से सटे ठाणे में भी दही हांडी महोत्सव जोर शोर से चल रहा है। दही हांडी फोड़ने के लिए गोविंदाओं की टोली लगी हुई है। हांडी फोड़ने पर अच्छा खासा इनाम भी दिया जाना है। ठाणे में कई जगह दही हांडी उत्सव मनाया गया। इस मौके पर गोविंदाओं की टोली ने जमकर मस्ती की। और वहीं हरियाणा के 4 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड के लिए चुना गया है, जिसमें सोनीपत के पैरा ओलंपिक खिलाड़ी अमित सरोहा भी शामिल है। एक सड़क हादसे ने अमित को व्हील चेयर पर ला दिया था। विश्व चैंपियनशिप के लिए मुक्केबाजी टीम में विजेंदर सिंह को जगह मिल गई है। पटियाला में 2 दिवसीय ट्रायल के बाद चयनकर्ताओं ने टीम का ऐलान किया, जिसमें विजेंदर के अलावा थाकचोम ननाओ सिंह मदन लाल ने भी जगह बनाई। भारतीय टीम से बाहर किए गए ओपनर बल्लेबाज गौतम गंभीर काउंटी क्रिकेट में लगातार चौथी पारी में भी असफल रहे। इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने अपने 3 खिलाड़ियों की करतूत के लिए माफी मांग ली है। 3 खिलाड़ियों ने एशेज में जीत का जश्न ओवल की पिच पर पेशाब करके मनाया था। आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले वनडे मैचों के लिए इयोन मॉर्गन को इंग्लैंड क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। जिम्बाब्वे से हार पर पाकिस्तान में तीखी प्रतिक्रिया देखी जा रही है। पाकिस्तान के पूर्व लेग स्पिनर अब्दुल कादिर ने कहा कि अगर मैं टीम प्रबंधन में होता तो इस हार के लिए किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी को बख्शता नहीं। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने आसानी से यूएस ओपन के दूसरे राउंड में जगह बना ली। जोकोविच ने लुधियाना के रिकॉर्ड्स बेराकिस को 6-1, 6-2, 6-2 से हराया। रूस के विरोध के बावजूद अमेरिका और ब्रिटेन सीरिया पर हमले की तैयारी में जुट गए हैं। अमेरिकी उप राष्ट्रपति जो बिडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा है कि राष्ट्रपति बशर अल असद ने ही अपने नागरिकों पर रासायनिक हमला करवाया है। भारत के साथ हुए सौदे के तहत रूस इस साल भारतीय वायुसेना को 6 और लड़ाकू विमानों की आपूर्ति करेगा। इराक की राजधानी बगदाद में सीरियल बम ब्लास्ट में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। आमतौर पर चिड़ियाघर में शेर पिंजरे में कैद होते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के उराना वाइल्ड लाइफ में जाने के लिए इंसानों को पिंजरे में बंद होना होता है। कल फिल्मी फ्राइडे है और कल बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो रही है फिल्म सत्याग्रह। प्रकाश राज की इस पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म में अजय देवगन, मनोज वाजपेयी, अर्जुन रामपाल अहम रोल में है। शुक्रवार को रिलीज हो रही फिल्म सत्याग्रह की फिल्म के प्रमोशन में भी पूरी टीम ने ताकत झोंक दी। दिल्ली में अजय देवगन, करीना कपूर, अर्जुन रामपाल, मनोज वाजपेयी, अमृता राव ने फिल्म का प्रमोशन किया। सनी देओल की आने वाली फिल्म सिंह साहब द ग्रेट का प्रोमो रिलीज हो गया है। और शाहिद कपूर की फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो का नया गाना रिलीज हो गया है। फिल्म 30 सितंबर को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी। चलिए सुपरफास्ट 100 में फिलहाल के लिए इतना ही। बस थोड़े से इंतजार के बाद खबरें जारी हैं।